कागज पे लिखा है कि हर घर में उजाला है, लेकिन जब जमीन पर उतरते हैं तो सिर्फ अंधेरा क्यों मिलता है? इस गहन चर्चा में स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये चर्चा बहुत खास होने वाली है। आज हम अविरल गुप्त की एक बेहद शक्तिशाली और प्रासंगिक कविता कागजी उजाला यानी पेपर रेडियंस की परतों को खोलने वाले हैं। बिल्कुल, और ये कविता कोई आम रचना नहीं है। सही कहा। आज का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे सरकारी फाइलों, स्प्रेडशीट या रिपोर्टों में दिखने वाले विकास के चमकदार दावे और जमीनी हकीकत की धूल और संघर्ष के बीच एक बहुत गहरी खाई मौजूद है। और ये कविता इसी खाई पर, सामाजिक और आर्थिक असमानता पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है। ये उन लोगों की आवाज है जो बड़े बड़े आंकड़ों के शोर में कहीं दब गए हैं। चर्चा में गहराई तक जाने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है। जी, वो न्यूट्रलिटी वाली बात। हाँ, कविता में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो राजनीतिक सत्ता और व्यवस्था पर सीधा व्यंग्य करती हैं। जैसे कि एक लाइन है, मंचों से बताया जाता देश संभाला है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये विचार और आलोचनाएं पूरी तरह से मूल कवि अविरल गुप्त की अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति हैं। एग्जैक्टली। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम केवल इस कविता में छिपे साहित्यिक अर्थों और इसके द्वारा दिखाए गए सामाजिक दर्पण का पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। ये निष्पक्षता इस चर्चा के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा काम सिर्फ ये डिकोड करना है कि कवि ने किन रूपकों का इस्तेमाल किया है और वे आज के समय में हमारे समाज पर कैसे लागू होते हैं, ताकि इस रचना को इसके सही संदर्भ में समझा जा सके। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी। और शुरुआत करते हैं कविता की उन शुरुआती पंक्तियों से जो इस पूरी रचना की नींव रखती हैं, जो कागजों वाले उजाले की बात करती हैं। हाँ, कवि लिखता है, कागजों में लिखा है हर घर में उजाला है, हकीकत की जमीन पर अब भी अंधियाला है। ये बहुत गहरी बात है। ये कागजों का उजाला एक ऐसा बिंब है जिसे आज के कॉरपोरेट और पीआर संचालित दौर में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बड़ी कंपनी अपनी बैलेंस शीट में तो बहुत भारी मुनाफा दिखाए, अपने विज्ञापनों में सब कुछ बहुत शानदार और खुशहाल पेश करे। बिल्कुल, लेकिन जब उस कंपनी के आम कर्मचारियों की असल जिंदगी देखी जाए तो वे बुनियादी सुविधाओं और सही वेतन के लिए तरस रहे हों। कागज की वो बैलेंस शीट असलियत नहीं बताती। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। आधुनिक व्यवस्था में कागजी उजाला उन सरकारी रिपोर्टों, जीडीपी के आंकड़ों या विकास के उन पैमानों का प्रतीक बन गया है जो केवल फाइलों की शोभा बढ़ाते हैं, सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। सही कहा। जब कोई भी आम इंसान इन मोटी मोटी चमचमाती रिपोर्टों को पढ़ता है तो उसे लगता है कि समाज में 100% विद्युतीकरण हो गया या हर आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंच गया है। और आंकड़ों की बाजीगिरी भी गजब होती है। बिल्कुल, कोई भी रंगीन स्प्रेडशीट या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखकर ऐसा लग सकता है जैसे हम किसी यूटोपिया में जी रहे हैं जहां कोई समस्या बची ही नहीं है। और यही बात इस कविता को आज के सूचना युग में इतना प्रासंगिक बनाती है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर दिन न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर भारी भरकम आंकड़े परोसे जाते हैं। हर तरफ बस डेटा है, डेटा ही डेटा है। किसी भी आम इंसान के लिए इन कागजी आंकड़ों पर विश्वास कर लेना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वे बहुत व्यवस्थित और आधिकारिक तरीके से पेश किए जाते हैं, एक अथॉरिटी के साथ। हाँ, जब बताया जाता है कि फला योजना के तहत इतने लाख लोगों को फायदा हुआ तो माना जाता है कि सच में उजाला आ गया है। लेकिन कवि इस चमकदार भ्रम को हकीकत की जमीन के खुरदुरेपन से टकरा देता है। हकीकत की जमीन वो जगह है जहां एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद कर रहा है। वहां आज भी अंधियारा है। और ये अंधियारा सिर्फ लाइट न होने का नहीं है। बिल्कुल सही। ये अंधियारा केवल बिजली के ना होने का नहीं है, बल्कि संसाधनों के अभाव, शिक्षा की कमी और अवसरों के न मिलने का अंधेरा है, जो एक इंसान को अंदर से तोड़ देता है। हाँ, जब किसी व्यक्ति के जमीनी अनुभव और उसे दिखाए जा रहे आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर हो तो एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व पैदा होता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर विकास हुआ है तो वो मेरे हिस्से में क्यों नहीं आया। ये एक तरह की गैसलाइटिंग है। बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। मतलब जहां व्यवस्था एक व्यक्ति से कह रही है कि देखो तुम बहुत खुश हो, हमारे आंकड़े यही बता रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति असलियत में संघर्ष कर रहा है। ये द्वंद्व इंसान को खुद पर ही शक करने पर मजबूर कर देता है। और ये द्वंद्व केवल सड़कों या बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है।
कविता की अगली पंक्तियां इसे मानव जीवन के सबसे संवेदनशील और प्राथमिक मुद्दे की तरफ ले जाती हैं, भूख। वो भूखे बच्चों वाली लाइन। हाँ, कविता कहती है, कहते हैं कि हर थाली में अब भरता निवाला है, पर भूखे बच्चे पूछें ये कैसा घोटाला है। ये हर थाली में निवाला होने का दावा और सामने खड़े भूखे बच्चे का दृश्य दोनों मिलकर एक बहुत ही बेचैन करने वाली तस्वीर बनाते हैं। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि कवि ने घोटाला शब्द का उपयोग किया है। स्कैम। जी, आमतौर पे जब घोटाला या स्कैम शब्द का जिक्र होता है तो तुरंत दिमाग में लाखों करोड़ों रुपयों की हेराफेरी, किसी पुल के निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार या कोई बड़ा आर्थिक अपराध आता है, या कोई शेयर बाजार का फ्रॉड। बिल्कुल। लेकिन यहाँ अविरल गुप्त ने इस शब्द को एक पूरी तरह से नया और कहीं अधिक गहरा आयाम दिया है। यहाँ घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक भ्रष्टाचार है, मॉरल करप्शन है। हाँ बिल्कुल, ये भरोसे का घोटाला है। जब एक छोटे से बच्चे को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उसके हिस्से का भोजन सुरक्षित है, योजनाएं बन गई हैं, फंड आवंटित हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो रात को भूखा सोता है, तो ये मानवता के साथ किया गया सबसे बड़ा अपराध है। ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। ये पंक्तियां उस क्रूर विडंबना को उजागर करती हैं जहां फाइलों में तो अनाज बंट चुका होता है, लेकिन असलियत में वो अनाज उस बच्चे की थाली तक पहुंचने से पहले ही सिस्टम की परता में कहीं खो जाता है। और ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसे अगली पंक्तियों में बहुत ही पैने तरीके से दर्शाया गया है। लाइन है, मंचों से बताया जाता देश संभाला है, पर गरीब के हिस्से में बस टूटा रखवाला है। टूटा रखवाला, क्या गजब का रूपक है। यहाँ मंच और टूटा रखवाला के बीच का जो अंतर है, वो सीधे तौर पर ताकत और बेबसी के बीच की खाई को दिखाता है। पावर डायनामिक्स। जी, मंच एक ऐसी जगह है जहां से संवाद हमेशा एक तरफा होता है। वहां से सिर्फ घोषणाएं होती हैं, दावे किए जाते हैं। बड़े बड़े मंचों से लाउडस्पीकरों के जरिए बहुत आत्मविश्वास के साथ ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि सब कुछ नियंत्रण में है, सब कुछ संभाल लिया गया है। जबकि जमीनी हकीकत में गरीब के हिस्से में जो आता है वो है एक टूटा रखवाला। ये टूटा रखवाला उस विफल हो चुके प्रशासनिक तंत्र, उस कमजोर कल्याणकारी व्यवस्था का एक बहुत ही सटीक रूपक है जो वादों के बोझ तले दबकर खुद ही टूट चुकी है। जो व्यवस्था गरीब की रक्षा के लिए बनाई गई थी, हाँ, जो कानून और नीतियां उसकी ढाल बननी चाहिए थी, वे स्वयं जर्जर हो चुकी हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी इंसान को तेज बारिश से बचने के लिए एक ऐसा छाता थमा दिया जाए जिसमें पहले से ही अनगिनत छेद हों। बहुत उम्दा एनोलॉजी है। मंचों से होने वाली घोषणाएं एक सुरक्षा का भ्रम पैदा करती हैं, लेकिन असलियत में वो गरीब पूरी तरह से असुरक्षित और बेसहारा है। और वो चाहकर भी मंच तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इसके बाद कवि दृश्य और ध्वनि, यानी जो दिखाई देता है और जो सुनाई देता है, उसके बीच के विरोधाभास का बहुत ही शानदार और प्रतीकात्मक इस्तेमाल करता है। महलों और झोपड़ियों वाला हिस्सा। जी, जरा इन पंक्तियों पर गौर कीजिए। महलों की चमक कहती हर तरफ उजाला है, झोपड़ियों की खामोशी बोले अंधियाला है। या महलों को सिर्फ एक चमक नहीं दी गई है, बल्कि उन्हें एक आवाज भी दी गई है। और झोपड़ियों को खामोशी दी गई है। इसके ठीक विपरीत झोपड़ियों को खामोशी के साथ जोड़ा गया है। अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये केवल इमारतों की बात नहीं है, ये सत्ता, प्रभाव और प्रतिनिधित्व का एक बहुत ही गहरा समाजशास्त्रीय विश्लेषण है। सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। जी हाँ, महल उस संपन्न वर्ग, उस एलीट क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। वे महल भौतिक रूप से तो चमक ही रहे, लेकिन उनकी आवाज भी बहुत बुलंद है। वो लाउड है। वे कहते हैं कि हर तरफ उजाला है, क्योंकि उनके अपने इको चेम्बर में सचमुच उजाला है। उनके लिए तो सब परफेक्ट है। वे अपने सुविधा संपन्न दायरों से बाहर नहीं निकलते और अपनी सच्चाई को पूरे देश की सच्चाई मान बैठते हैं। और चूंकि उनके पास लाउड स्पीकर है, मीडिया है, मंच है, इसलिए उनकी आवाज ही मुख्य धारा की आवाज बन जाती है। और दूसरी तरफ वो झोपड़ियां हैं जो खामोश हैं। ये खामोशी किसी तरह की शांति या संतुष्टि का प्रतीक बिल्कुल नहीं है। ये कोई पीसफुल साइलेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उनकी बेबसी, उनके हाशिए पर होने और व्यवस्था द्वारा उन्हें लगातार अनसुना कर दिए जाने का प्रतीक है। जब समाज का एक बड़ा तबका बार बार अपनी तकलीफ बताता है और कोई उसकी नहीं सुनता, तो अंततः वो खामोश हो जाता है। वो हार मान लेते हैं। ये खामोशी चीख चीख कर कह रही है कि वहां अंधियारा है, लेकिन उस खामोशी को डिकोड करने वाला, उसे सुनने वाला कोई नहीं है। इसी विचार को कवि थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहता है,
सपनों के महल कहते हर तरफ उजाला है, हकीकत की जमीन पर अब भी अंधियाला है। ये जो महल हैं वे वास्तव में सपनों के महल हैं, जो एक सामूहिक भ्रमजाल बुन रहे हैं। एक कलेक्टिव इल्यूजन। हाँ, जब समाज का एक बहुत ही शक्तिशाली और मुखर हिस्सा लगातार ये दावा करता रहता है कि सब कुछ बेहतरीन है, तो वो एक ऐसा आवरण तैयार कर देता है जो वास्तविक समस्याओं को अपनी परछाई के नीचे छिपा लेता है। जो लोग उन सपनों के महलों में रहते हैं वे उस हकीकत की जमीन से पूरी तरह कट चुके हैं। ये खामोशी और शोर का जो कंट्रास्ट है, वो इस कविता को महज एक कविता से उठाकर एक बहुत ही शक्तिशाली सामाजिक दस्तावेज में बदल देता है। ये दस्तावेज तब और भी ठोस और प्रासंगिक हो जाता है जब कवि अमूर्त, गरीबी या केवल रूपकों में बात करने के बजाय सीधे समाज के उस वर्ग की बात करता है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और जीवन की रीढ़ है, यानी किसान। कविता का ये हिस्सा कृषि संकट का एक बहुत ही सजीव और झकझोर देने वाला चित्रण करता है। लाइनें हैं, किसानों की आंखों में सूखा सा हवाला है, मेहनत के पसीने पर कर्जों का झंझाला है। ये लाइनें बहुत भारी हैं। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए एक अजीब सी सिहरन होती है। इन दो पंक्तियों में भारतीय कृषि संकट का पूरा इतिहास और वर्तमान दोनों सिमटे हुए हैं। यहाँ सूखा केवल मौसम का मिजाज, बारिश का ना होना या खेतों में पड़ी दरारें नहीं हैं। कवि ने उसे आंखों में डाल दिया है। कवि ने सूखे को खेतों की जमीन से उठाकर सीधे किसान की आंखों में डाल दिया है। आंखों में सूखा होने का अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है उम्मीदों का सूख जाना, सपनों का सूख जाना और यहाँ तक कि रोने के लिए आंसुओं का भी सूख जाना। जब कोई व्यक्ति व्यवस्था, मौसम और बाजार से लगातार हारता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन, एक शून्यता आ जाती है। ये सूखा उसी गहरे मनोवैज्ञानिक खालीपन का हवाला दे रहा है। ये एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर है। और जो दूसरी पंक्ति है, मेहनत के पसीने पर कर्जों का जंजाला है, ये तो जैसे पूरी व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। बचपन से समाज में यही सिखाया जाता है कि जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी से पसीना बहाता है, उसे उसका फल जरूर मिलता है। पसीना सफलता और समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हार्ड वर्क पेज ऑफ। बिल्कुल, लेकिन यहाँ किसान का पसीना उसे किसी सफलता की तरफ नहीं ले जा रहा है, बल्कि वह उसे कर्ज के एक ऐसे जंजाल या मकर जाल में फंसा रहा है जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव होता जा रहा है। यही इस पूरी आर्थिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना है। एक किसान हाड़ तोड़ मेहनत करता है, अपना पसीना और अपना पूरा जीवन जमीन को सींचने में लगा देता है, लेकिन अंत में उसे क्या मिलता है? केवल कर्ज। केवल साहूकारों और बैंकों का कर्ज। ये एक ऐसी जमीनी सच्चाई है जिसे कागजों पर लिखे गए कृषि विकास दर के आंकड़े, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की रिपोर्टें या कागजी नीतियां कभी नहीं समझा सकती। वो सिर्फ स्प्रेडशीट पर अच्छे लगते हैं। जावी यहाँ इस बात पर जोर दे रहा है कि जब तक देश का पेट भरने वाले इंसान के पसीने का मोल उसे कर्ज के रूप में चुकाना पड़ रहा है, तब तक किसी भी उजाले की बात करना बेमानी है। ये हिस्सा कविता को किसी बौद्धिक बहस से निकालकर सीधे जमीन की उस मिट्टी से जोड़ देता है जो कर्ज और पसीने से गीली है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये एक जरूरी सवाल है। क्या ये पूरी कविता केवल एक अंधेरी सुरंग है जिसके अंत में कोई रोशनी नहीं है? क्या ये केवल व्यवस्था की नाकामी, भ्रष्टाचार और समाज की गहरी निराशा का एक दुखद दस्तावेज है? पहली नजर में ऐसा ही लगता है। सच कहा जाए तो जब यहाँ तक इस कविता का विश्लेषण किया जाता है तो मन में एक भारीपन सा आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ केवल अंधेरा और बेबसी ही है। लेकिन अविरल गुप्त अपनी इस रचना को इस भारीपन या निहिलिज्म पर खत्म नहीं करते। नहीं, वो एक बहुत खूबसूरत मोड़ लाते हैं। फिर भी वे अंतिम दो पंक्तियों में एक ऐसा मोड़ लाते हैं जो इस पूरी चर्चा का रुख बदल देता है। पंक्तियां हैं, फिर भी उम्मीद कहती कल बेहतर उजाला है, इस अंधेरे दौर के बाद नया सवेरा वाला है। फिर भी। और यही वो बिंदु है जहां साहित्य अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, उम्मीद को जिंदा रखना। इतनी निराशाजनक तस्वीर पेश करने के बाद, व्यवस्था के खोखलेपन और कागजी दावों को पूरी तरह से उजागर करने के बाद भी कवि ने हार नहीं मानी है। ये जो फिर भी शब्द है, ये पूरी कविता का सबसे शक्तिशाली शब्द है। ये मानव स्वभाव की उस अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाता है जो कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। इतिहास गवाह है कि चाहे कितना भी गहरा अंधेरा क्यों ना रहा हो, चाहे कितने भी दमनकारी दौर आए हों, उम्मीद एक ऐसी चीज है जो हमेशा राख के नीचे दबी चिंगारी की तरह जिंदा रहती है। वो कभी बुझती नहीं है। ये कोई निष्क्रिय इंतजार नहीं है कि आसमान से कोई चमत्कार होगा, बल्कि ये वो सक्रिय उम्मीद है जो इंसान को संघर्ष करने की ताकत देती है। ये बहुत ही प्रेरणादायक दृष्टिकोण है।
ये उम्मीद ही है जो उस खामोश झोपड़ी में रहने वाले इंसान को अगले दिन फिर से उठकर अपने हक के लिए आवाज उठाने का हौसला देती है, जो उस किसान को टूटने से बचाती है। हाँ, ये उम्मीद ही है जो कर्ज के जंजाल में फंसे किसान को पिछले साल की फसल बर्बाद होने के बावजूद अगली फसल बोने की प्रेरणा देती है। इस अंधेरे दौर के बाद नया सवेरा वाला है। ये पंक्ति इस शाश्वत सत्य का प्रतीक है कि समय कभी एक सा नहीं रहता। रात कितनी भी लंबी और भयानक क्यों ना हो, सवेरा होना तय है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कवि एक नए सवेरे की बात कर रहा है। जी हाँ, और ये नया सवेरा वो कागजी उजाला नहीं है जिसकी बात कविता की शुरुआत में की गई थी। वो फेक नैरेटिव नहीं है। कवि ने पूरी कविता में उस झूठे पीआर संचालित उजाले को नकारा है जो केवल महलों और मंचों से थोपा जा रहा था। अंत में वो जिस सवेरे की प्रतीक्षा कर रहा है वो एक सच्चा और बेहतर उजाला है जो जमीन पर महसूस हो। ये वो उजाला होगा जो फाइलों से निकलकर जमीन तक पहुंचेगा, जो किसी भूखे बच्चे का निवाला नहीं छीनेगा और जो आंकड़ों का मोहताज नहीं होगा। ये एक बहुत ही सकारात्मक, ऊर्जावान और बदलाव की आहट देने वाला अंत है जो इस कविता को महज एक शिकायत के स्तर से उठाकर एक प्रेरणादायी विजन में बदल देता है। अगर इस पूरी गहन चर्चा को समेटा जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अविरल गुप्त की रचना कागजी उजाला सिर्फ कुछ पन्नों पर लिखी गई सुंदर पंक्तियां या शब्दों का कोई बौद्धिक खेल नहीं है। ये एक मिरर है। ये समाज को उसका असली बिना मेकअप वाला चेहरा दिखाने वाला एक साफ और बेदाग आईना है। ये कविता हर उस व्यवस्था को ये कड़ा संदेश देती है कि सच्चा विकास, सच्ची प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक वो समाज के सबसे निचले, सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े तबके तक न पहुंचे, जब तक वो आखिरी इंसान तक ना पहुंचे, जब तक झोपड़ियों की वो डरावनी खामोशी नहीं टूटती और किसानों की आंखों का वो सूखापन खत्म नहीं होता, तब तक स्प्रेडशीट पर चमकने वाला कोई भी आंकड़ा जमीनी सच्चाई को नहीं बदल सकता। ये चर्चा हर जागरूक इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह की दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जी, जिसके बारे में पूरी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये कविता हमें ये याद दिलाती है कि जब सूचनाओं और आंकड़ों पर आंख मूंद कर विश्वास किया जाने लगता है तो अक्सर आसपास मौजूद इंसानी तकलीफों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। विकास का असली पैमाना कागज की फाइलें नहीं बल्कि जमीनी हकीकत होनी चाहिए। और इसी विचार के साथ एक आखिरी सवाल जो इस चर्चा के बाद भी जहन में गूंजता रहना चाहिए, अगर ये कागजी उजाला केवल एक भ्रम है, केवल पीआर और आंकड़ों की बाजीगरी है, तो फिर एक जिम्मेदार समाज के रूप में हम प्रगति को मापने के लिए ऐसे कौन से नए पैमाने बना सकते हैं जिन्हें कागजों पर हेरफेर करके न दिखाया जा सके। एक ऐसा पैमाना जो सच बोले। हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कवि जिस नए सवेरे की उम्मीद कर रहा है वो केवल एक और राजनीतिक नारा बनकर न रह जाए बल्कि इंसानी खुशहाली का एक अकाटे सच बने। बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इन्हीं गहरे और विचारशील सवालों के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। भविष्य में भी विचारों और ज्ञान की ऐसी ही रोमांचक गहराइयों में उतरने के लिए साथ जुड़ते रहें। तब तक के लिए उस नए सवेरे की उम्मीद को जिंदा रखिए और कागजी उजालों के पीछे की हकीकत को पहचानने की कोशिश करते रहिए।